नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार और प्रसार करने का आज अंतिम दिन है। जी हाँ, 3 अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार शाम तक थम जाएगा। और सो गाइस 5 अक्टूबर को यहाँ पे होने वाले हैं चुनाव और 8 अक्टूबर को होगी उन सभी की गिनती और 8 तारीख को होगा फैसला। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पार्टी दोस्तों कोई भी बने, लेकिन जी हाँ, जो हम आम जनता के सवालों का जवाब तरीके से दे सकती है वो पार्टी हमारे लिए बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी है। हमारे सवाल है ही क्या, हमारे छोटे मोटे सवाल ये हैं कि हम आम जनता जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। हवाई जहाज़ के सफ़र को जाएं तो एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, रेल यात्रा करे तो ट्रेन आपस में भिड़ जाती है, सड़क यात्रा करे तो पुल गिर जाते हैं। यात्राओं के चकल्लस को छोड़ करके अगर मन सत्संग कीर्तन में लगाएं तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, 125 लोग मर जाते हैं। अगर ये भी छोड़ छाड़ करके घर बैठ करके पढ़ाई करें तो पेपर लीक हो जाते हैं। जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। अगर इसका जवाब कोई पार्टी दे सकती है तो वो पार्टी हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर के आज 3 अक्टूबर को यानी कि आज रात तक ये चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। जी हाँ, ये दोषारोपण का ये जो सिलसिला है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे 5 अक्टूबर को और 8 तारीख को होगी मतों की गिनती और होगा फैसला। जी हाँ, किसकी सरकार बनी और किसकी सरकार गिरी। जी हाँ, किस सरकार ने अपने 10 साल के वनवास को समाप्त किया और कौन सी सरकार ने हैट्रिक लगाई, उसका फैसला होगा 8 अक्टूबर को। मतलब कि 8 अक्टूबर को होगा दूध का दूध और पानी का पानी। सो गाइस, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। ये हम सबने देखा और बखूबी देखा। और यहाँ पे कुछ नेता, जी हम कह सकते हैं कुछ पार्टी मन की बातों के साथ साथ ढंग की बातें भी कर रही हैं और कुछ पार्टी ऐसी है कि जो मन की बात के साथ साथ केवल 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 दोषारोपण कर रही है, इंसान के कानों में जी हाँ जहर घोल रही है। दोस्तों कहते हैं कि जिसमें चढ़ने वाला जो जहर होता है उसका इलाज तो हो सकता है, लेकिन जो कानों में भरा हुआ जहर होता है जी हाँ किसी और के द्वारा उसका इलाज नहीं हो सकता, वो जहर कभी भी नहीं निकाला जा सकता। और यही हुआ था मंत्रा ने, यही किया था केके के साथ। सो गैस आपको याद होगा रामायण के बारे में। सो गैस पलवल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और दोस्तों ये कटाक्ष पीएम मोदी ने किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। जी हाँ, इनके बीच में सीएम पद को लेकर के जी हाँ एक अलग से एक कोल्ड वॉर दिख रहा है कहीं ना कहीं। सो गाइस देखिए, बाप बने या बेटा बने, ठीक है, लेकिन इससे एक चीज़ का ऑरिजिन साफ साफ दिख रहा है कि एक डर कि पीएम मोदी को अब इस चीज़ की टेंशन है कि उस पार्टी में कौन सीएम बनेगा। जी हाँ, या तो आपने घुटने टेक दिए हैं या तो अपने हार मान ली है। अपनी पार्टी पर फोकस करने की जगह आप उस पार्टी पर फोकस कर रहे हैं कि उसकी आगामी प्लानिंग क्या होगी। तो इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे। सो गाइस पलवल में पीएम मोदी जी की ध्यान रखिएगा ये आखिरी रैली थी जो 1 अक्टूबर को समाप्त हो गई। जी हाँ, 1 अक्टूबर को ये रैली समाप्त हो गई थी, जबकि 2 तारीख को 3 तारीख को 2 दिन बस कैंपेन करने के डे थे, लेकिन इन्होंने कोई भी कैंपेनिंग नहीं करी। इनफैक्ट छोड़िए, अमित शाह भी हरियाणा से इस समय गायब हो चुके हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है। जी हाँ, अमित शाह इस समय महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वो चुनाव प्रचार जिसकी अभी कोई डेट नहीं आई है। सोचिए एक बार, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि मनोहर लाल खट्टर आखिरकार ये मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं, ये क्यों गायब हो गए अचानक से। ये एक्चुअली पोस्टर से भी गायब हो चुके हैं। आपके अंदर पार्टी में क्या चल रहा है आप उसके समाधान पर फोकस करिए, न कि दूसरी पार्टी की तरफ कि वहाँ पे सीएम कौन बनेगा कांग्रेस का। इसकी चिंता प्लीज़ हम लोग अगर छोड़ देंगे, केवल खुद पे फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी को अपनी पार्टी के नेताओं पर जी हाँ लगा देंगे, तो शायद हमारी पार्टी का विकास हो सके। जी हाँ, आपने देखा होगा बीजेपी के नेता लगातार स्पीच पे स्पीच, नेगेटिव स्पीच इतनी दे रहे हैं कि वो अपनी मर्यादा को लांघ चुके हैं और इन सभी पर एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को, ऐसा मुझे लगता है। सो गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलवल में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस को परिवारवाद कहा, अंदरूनी कलह कहा और गुटबाजी सहित कई मुद्दों पर इनको घेरा। अगर हम बात करें ना परिवारवाद को लेकर के, तो परिवारवाद यहाँ पर अमित शाह के बेटे जय शाह, इसे बोलते हैं हम लोग परिवारवाद, ठीक है। अरुण जेटली के पुत्र, इसे बोलते हैं परिवारवाद। सुषमा स्वराज की बेटी, इसे बोलते हैं परिवारवाद। और इसके अलावा ब्रजभूषण सिंह, इसे बोलते हैं परिवारवाद। जी हाँ, सो गाइस अंदरूनी कलह कांग्रेस में चल रही होगी। मैं मानता हूं कि यहाँ पर 2 पर्सनैलिटी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा को लेकर के थोड़ी बहुत बातें बन रही थी, लेकिन वो अब काफ़ी सुलह हो चुकी है। अब वो वापसी चुनावी मैदान में आ चुकी है, रैली लगातार कर रही हैं। जी हाँ, अगर आप दूसरी तरफ हमेशा ध्यान रखोगे, अगर आपकी आँखें हमेशा बाहर की तरफ रहेंगी ना, तो आप अंदर कभी झाँक नहीं पाओगे कि अंदर चल क्या रहा है।
और दोस्तों इन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे कांग्रेस वहाँ धड़ाम हुई थी, ठीक है, वही हश्र उनका हरियाणा के अंदर भी होगा। और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का नाम लिए बिना ये कहा कि सत्ता, जी हाँ, सत्ता के लिए कांग्रेस में गुटबाजी की जंग छिड़ी हुई है। और इन्होंने कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी में बताया, मतलब कि जो कांग्रेस है दलित विरोधी पार्टी है। तो गाइस शैलजा जो है, एक्चुअली शैलजा एक दलितों का बहुत बड़ा फेस है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जी हाँ, जहाँ से इनको टिकट चाहिए थी, वो कांग्रेस के जो टॉप लीडर है उन्होंने इनकी बात सुनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और इनको वही टिकट दे दिए। लेकिन शैलजा की यहाँ पे सुनवाई थोड़ी कम हुई है, ये बात तो हमको मानना पड़ेगा। बट दोस्तों इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। जी हाँ, नीतीश कुमार किसी को नहीं बनना है, थोड़ा बहुत मन मुटाव होता है। देखिए, मतभेद जरूर होगा लेकिन मनभेद ना हो। जी हाँ, मनभेद का इलाज करना मुश्किल हो पाता है, लेकिन मतभेद चलते हैं, विचारों का थोड़ा बहुत राजनीति में अप एंड डाउन चलता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के गुटबाजी वाले सवाल का जवाब सोनीपत में दिया। और इन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जंगल में एक ही शेर रहता है और जो आपको हमेशा अकेला दिखाई देगा। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके सभी कार्यकर्ता शेर हैं और सभी शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी दुनिया में कोई नहीं है, और जहाँ सब एक हो जाते हैं। जी हाँ, जब सभी शेर एक साथ होते हैं तो थोड़ा बहुत लड़ जाते हैं। देखिए, किचन में बर्तन होंगे तो खड़केंगे पक्का। आपने अपने परिवार के अंदर भी देखा होगा, कभी कभी अगर विचार नहीं मिलते होंगे तो इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि अपना बोरी बिस्तरा उठाओ निकल जाओ हमेशा के लिए। हाँ, 2-3 घंटे मनमुटाव रहता है, मुंह फुला के गोलगप्पा बन जाते हैं हम लोग, ठीक है, खाना खाना कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो यही करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग, ठीक है, उनसे हमेशा के लिए खफा हो जाए, दूरियाँ बना लें। जी हाँ, ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं कि हमेशा के लिए दूरी तय कर लें, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने ये भी कहा दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारे बीच में अप एंड डाउन चलता है, लड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें एक साथ लाने का काम मेरा होता है। आपने देखा होगा किस तरह से, जी हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो शैलजा के बीच में राहुल गांधी खड़े हुए थे। जी हाँ, उन दोनों का हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी पीछे की तरफ हो जाते हैं। और दोस्तों ये होता है वास्तव में टीम लीडर का काम। और यहाँ पर राहुल गांधी के कहने का अर्थ केवल मात्र यही था कि जो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं वो एक शेर हैं। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि इन्होंने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिल करके, मतलब कि भाई बहन ने मिल करके एक विजय संकल्प यात्रा शुरू करी है 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से। और ये नॉन स्टॉप 3 तारीख तक, आज शाम तक चलने वाली है। और इसमें ये कम से कम 12 विधानसभा सीटों को कवर करने वाले हैं। जिस रूट पे जाएंगे ना अपनी रैली के माध्यम से, तो ये 12 विधानसभा सीटें वो हैं जो जिसको हम बोलते हैं जीटी बेल्ट। जीटी बेल्ट दोस्तों वो रूट है जहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी का जो आधिपत्य है वो काफ़ी अधिक है। तो ये यहाँ पर जो हवा है उसको परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिल करके। और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर दोस्तों एक तो है चिट्टा का। चिट्टा बोले तो एक तरह की ड्रग्स होती है जो इंजेक्शन में इंसर्ट होकर के इंजेक्शन लोग लगाते हैं। तो हरियाणा के मैक्सिमम युवा या तो इसमें खुद को बिजी कर रखा है, मतलब कि इसमें काफ़ी ग्रस्त हो चुके हैं। और दूसरा है, यहाँ के युवा काफ़ी अधिक प्लान कर चुके हैं और प्लान आगे करना चाहते भी हैं। कुछ लोग डंकी मार रहे हैं तो कुछ लोग अपने पेपर फॉर्मेलिटी के थ्रू लीगल तरीके से दूसरे देश में जाना चाहते हैं। जी हाँ, चाहते तो खैर नहीं है, कोई नहीं चाहता अपना को छोड़कर दूसरे देश में जाना, सबकी मजबूरी होती है। इनफैक्ट पेरेंट्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं बच्चे को अवैध तरीके से दूसरे देश में भेजने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपने देखा होगा हरियाणा में सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकली थी। जी हाँ, 5000 वैकेंसी निकली थी, जिसमें कम से कम 2.5 लाख बच्चों ने आई थिंक सो ये फॉर्म भरा था। और 4000 से अधिक, 40,000 से अधिक जो युवा थे, जो पीजी थे, उन्होंने ये फॉर्म फिल किया था। और सैलरी कितनी थी? मात्र 15,000 रुपये महीना। मतलब कि जो मनरेगा के मजदूर होते हैं उनसे भी कम सैलरी थी इसकी, इस पोस्ट की। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार रोजगार है कहाँ पर। हम भले ही दोस्तों कि पीएम मोदी जी के द्वारा अमृतकाल के दौर को एंजॉय कर रहे हैं। अमृतकाल की परिभाषा क्या होती है? सिंपल परिभाषा ये होती है कि हर इंसान के पास बेसिक बुनियाद होती है, मतलब कि बेसिक ज़रूरतें उनकी पूरी होती है। तो अभी हम जी रहे हैं अमृतकाल में, पता है आपको। और हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं।
सो गाइज, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब विश्व गुरु कैसे बन चुके हैं, केवल आंकड़ों के अंदर। अब ज़मीनी हकीकत अगर आपने नहीं देखी हुई होगी तो कभी आप अपने गांव में जा कर के ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गरीब पे इंसान दिन प्रतिदिन और गरीब होता जा रहा है और अमीर दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा है। ये रहा डिफरेंस सबसे बड़ा, किसान की पर डे की सैलरी, ठीक है, और अडानी अमानी के पर डे की सैलरी कितनी है। सो गैस, यहाँ पे साफ बात यह है, सेकंड मुद्दा हरियाणा का है बेरोजगारी को लेकर के। राहुल गांधी बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं कि किस तरह से वो हरियाणा की बेरोजगारी को समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी का आलम बहुत 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 अधिक है और युवा प्लान करने पर मजबूर है। और हमारी सरकार बनने पर, मतलब कि राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारी सरकार बनने पर यहाँ पर 2 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी और सभी 36 बिरादरियों को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, कोई भेदभाव नहीं होगा यहाँ पर कि वो दलित है, वो इस कैटेगरी का, ये उस कैटेगरी का, कुछ नहीं। 36 बिरादरियों को रोजगार दिया जाएगा, ये यहाँ पर इस रैली के माध्यम से वादा कर रहे हैं। और उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार और मोदी जी ने बेरोजगारी के जाल को फैला दिया, ये भी कहा। दोस्तों, मैं ये बात तो पक्का मानता हूँ कि कुछ लोग इमरजेंसी वाले दौर से काफ़ी ग्रसित होंगे। जी हाँ, वो जो उस समय इमरजेंसी लगी थी इस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस की पार्टी के द्वारा, लेकिन वो राहुल गांधी ने नहीं लगाई थी। और इसका अर्थ ये नहीं कि दोस्तों की 5 उंगलियां इक्वल हो, और इसका अर्थ ये भी नहीं कि दोस्तों की किसी और के परिवार की गलती या उसकी आने वाली जनरेशन भुगते। तो एक मौका मेरे हिसाब से इनको मिलना चाहिए। बाकी वो बताएगा आने वाला वक्त की, जब इनकी सरकार आएगी हरियाणा के अंदर तो क्या परिवर्तन हुआ। जी हाँ, मैनिफेस्टो केवल एक जुमला था जो जनता को थमा दिया गया, दिखा दिया गया, या फिर वास्तविक रूप से इस मैनिफेस्टो को ये लोग हकीकत में तब्दील करेंगे, ये तो बताएगा आने वाला वक्त। सो गाइस, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन चल रहे हैं, बल्कि अंतिम अब कुछ घंटे चल रहे हैं और सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। जी हाँ, पूरी ताकत इसमें लगा रखी है। और इस बीच पानीपत के समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक धर्म सिंह को लेकर के एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने अपना एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया जिसको हम बोलते हैं ईडी। जी हाँ, जब बात ना बने तो ईडी का ट्रम्प कार्ड खेल डालो। जो हुआ था फिलहाल लोकसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी के सभी जितने कार्यकर्ता थे, जितने बड़े बड़े नेता थे, उन सबको अंदर डाल दिया गया था। बको भी याद होगा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा दोस्तों कांग्रेस के जो अकाउंट थे, जो खाते थे, उसको फ्रीज करवा दिया गया था। ना होगा पैसा, ना होगा चुनाव प्रचार, ना होगी रैली, ना बनेंगे पंडाल। जी हाँ, सड़ी गर्मी थी उस समय। कितनी गर्मी थी, 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था, ये थी गर्मी। तो पूरी तरह से विपक्ष को हैंडीकैप करने का प्रयास किया गया था। और यहाँ पे इन्होंने एक ट्रम्प कार्ड और चला है, जी हाँ, राम रहीम को लेकर के। अभी चंद घंटों बाद इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। अभी हम बात करते हैं इनके बारे में, धर्म सिंह के बारे में। सो गाइस, पानीपत के समालखा से कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं, जो करंट के जो एमएलए हैं, जो रनिंग एमएलए हैं, धर्म सिंह छोक्कर की मुश्किलें इन्होंने बढ़ा दी है। पंजाब हाई कोर्ट ने इन विधायक को आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी किया है और इसके साथ ही कोर्ट ने ये कहा है कि आत्मसमर्पण नहीं करोगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, और हाई कोर्ट के जज, इनका नाम है दोस्तों आई थिंक सो सुनेश्वर ठाकुर। हाँ, सुनेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर यह सुनवाई की गई थी और इस दौरान कोर्ट ने धर्म सिंह छोक्कर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। और कोर्ट ने यह कहा कि यदि सरेंडर नहीं किया तो बुधवार को, यानी कि कल के दिन, उनको गिरफ्तार करने टीम पहुंच जाएगी। सो गाइस, अभी फिलहाल उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और गुरुग्राम की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। और इसके बावजूद वे चुनाव प्रचार, अभी फिलहाल इनका रोक दिया गया चुनाव प्रचार, क्योंकि इससे कहने कि कांग्रेस की छवि भी खराब होगी। अगर एक बार वारंट निकल जाता है तो नेता को कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी करना अलाउ नहीं होता है। और प्रवर्तन निदेशालय ने धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ वर्ष 2021 मतलब कि 2021 में मुकदमा दर्ज किया था। और इसके साथ ही बीते साल 25 जुलाई मतलब कि 25 जुलाई को छोक्कर और उनके बेटे से जुड़े कई ठिकानों पर, काफ़ी सारे एरियो पर इन्होंने रेड मारी थी, छापेमारी करी थी। अब ईडी का दोस्तों काम क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जांच करना। अब ईडी ने यह कार्रवाई रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की सीटों पर हल्की सी गिरावट आने की संभावना है। जी हाँ, इस केस के बाद।
लेकिन एक तरफ वहीं पर अगर कांग्रेस की सीटें अगर कम होंगी ना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पर बीजेपी ने भी कल एक ऐसा कदम चल डाला, शायद उसकी वजह से भी इनकी भी सीटें कम हो सकती हैं। सो गाइस वो है राम रहीम। सो गाइस आपको पता होगा कि कल राम रहीम को जेल से 20 डेज़ की पेरोल मिल चुकी है और राम रहीम को मिली है 20 साल की सज़ा। और ये लगातार बैक टू बैक पेरोल पे बाहर आते रहते हैं और इसकी वजह से हरियाणा में ठीक है इनकी छवि काफ़ी ख़राब है केंद्र सरकार की, क्योंकि जो केंद्र सरकार है मतलब कि जो आपकी हरियाणा के अंदर जो बीजेपी पार्टी है वो राम रहीम को ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट करती है। जी हाँ, बैक टू बैक इनको पेरोल मिलती रहती है और कल इनको फिर से मिल चुकी है पेरोल और ये पेरोल पे बाहर आ चुके हैं। एक्चुअली इन्होंने ये भी कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड ही खेला है। ठीक है, इनका अर्थ ये है यहाँ पर कि राम रहीम की जो फ़ैन फॉलोइंग है सिरसा के अंदर बहुत ही जबरा फ़ैन है। जी हाँ, अगर इन्होंने बोल दिया दिन को रात तो वहाँ की मैक्सिमम जनता दिन को रात ही बोलेगी। ठीक है, भक्त बनो बट अंधभक्त मत बनो। जी हाँ, बाकी दोस्तों भक्त या अंधभक्त को कोई रोक नहीं सकता है, उसे क्या बनना है इंसान को वो इंसान के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बट इनको लगता है कि इस तरह से इन्होंने जो एक्शन लिया है इससे इनकी सीटें बढ़ेंगी, बट मुझको लगता है कि शायद इनके पैर पर इन्होंने खुद कुल्हाड़ी दे मारी है, सीटें इनकी नहीं बढ़ने वाली। बाकी आपकी दोस्तों पॉलिटिक्स नॉलेज क्या है, अपनी नॉलेज के आधार पे आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा कि आने वाले 8 तारीख को किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, और आप मुझे सेकंड कमेंट ये करोगे क्या इनका ये कदम सही है या फिर गलत। और दोस्तों वीडियो के अंत में बस कर आपसे यही कहना चाहूँगा कि जाएँ तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या हम आम जनता। हवाई जहाज़ के सफ़र को जाएँ तो एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, रेल यात्रा करें तो ट्रेन आपस में भिड़ जाती है, सड़क यात्रा करें तो पुल गिर जाते हैं, और यात्राओं के चकल्लस को छोड़ करके अगर हम मन सत्संग कीर्तन में लगाएं तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, 125 लोग मारे जाते हैं। और ये भी छोड़ करके अगर हम घर बैठ करके पढ़ाई करें तो पेपर लीक हो जाते हैं। जी हाँ, हम आम जनता जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। जी हाँ, अगर इस सवाल का जवाब कोई भी पार्टी दे देती है, चाहे वो कांग्रेस है या फिर बीजेपी क्यों ना हो, वो पार्टी हमारे लिए बहुत अच्छी है। सो गाइस इस पे आपके विचार क्या, आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।